दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2 माह के तवील इंतजार के बाद अब शाहीन बाग वालों से बातचीत की शुरुआत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मसालिहतकार सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला ने शाहीन बाग धरने में पहुंचकर एहतजाजियों से बातचीत की। मसालिहतकारों ने मुजाहिरीन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में बताया। मसालिहतकारों ने कहा कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन आपके एहतजाज से किसी दूसरे की हक तलफी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इस दरमियान शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक रोड ब्लॉक किया है, बाकी रोड पुलिस वालों ने बंद किए हैं, तो इनसे आखिर सवाल क्यों नहीं किया जाता। मुजाहिरीन ने कहा कि हम यहां आइन की हिफाजत के लिए बैठे हैं और जब तक शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं ले लिया जाता, हम अपना मुजाहरा खत्म नहीं करेंगे। सवाल यही है कि मसालिहतकार और मुजाहिरीन की माबैन बातचीत से क्या मफाहिमत का रास्ता निकलेगा, क्या शाहीन बाग का रास्ता खुलेगा। शाहीन बाग का जो मसला है, क्या वो मसला हल होगा, और इससे भी बढ़कर शाहीन बाग के पीछे जो बड़ा मकसद है, जो बड़ा इशू है, क्या उसका भी रास्ता निकलेगा इस बातचीत से। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मसालिहतकारों ने आज शाहीन बाग पहुंचकर जो बातचीत की है मुजाहिरीन से, सबसे पहले हम उनका बयान सुनवाते हैं। बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और को हक लें, पता है। तो मसालिहतकार ने आज पहली बार शाहीन बाग पहुंचकर मुजाहिरीन से बातचीत की है और इस बातचीत का सिलसिला कल फिर जारी रहेगा। कल फिर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मसालिहतकार वो शाहीन बाग पहुंचेंगे और बातचीत करेंगे। उधर शाहीन बाग के मुजाहिरीन इस बात से खुश हैं कि कम से कम अदालत ने ही सही, हुकूमत के किसी इदारे ने इससे बातचीत करने के लिए किसी को मुंतखब किया है और एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि आखिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। कम से कम अब बात होगी और बात से मसला हल होगा। और मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि आखिर शाहीन बाग की नौबत क्यों आई। जब इस मसले पर बातचीत होगी, जब इसके पीछे का जो अहम इशू है, जो मसला है, उस पर जब बात होगी तभी मसले का हल निकल सकता है। 2 घंटे से ज्यादा मसालिहतकारों ने शाहीन बाग में बातचीत की। हालांकि वजाहत हबीबुल्ला साहब बाद में पहुंचे और उन्होंने भी शाहीन बाग के मुजाहिरीन से बातचीत की है और उम्मीद जाहिर की है कि बातचीत से मसले का कोई हल जरूर निकलेगा। क्या बात से बात बनेगी, यह देखना बहुत अहम होगा और आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में भी बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अबू आसिम आजमी साहब सदर हैं, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। सुमैया राणा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। कमर अली साहब बीजेपी लीडर हैं। खालिद अनवर साहब एमएलसी हैं जेडीयू के और कई बार इस इशू पर मेरे साथ जुड़े हैं। सत्यम पांडे जी हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। आपसे कानूनी पहलू भी हम इस पूरे मामले पर समझने की कोशिश करेंगे। कुछ देर में तहसीन पूनावाला भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले अबू आसिम आजमी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा।
अबू आसिम आजमी साहब, आपने देखा कि शाहीन बाग में 2 महीने के बाद बातचीत की एक शुरुआत हुई है और शाहीन बाग वाले भी इस बात से खुश हैं कि कम से कम एक पेशरफ्त हुई है, एक शुरुआत हुई है। क्या आपको लगता है कि बात से बात बनेगी? देखिए, जब बात शुरू होती है तो ही बात बनने का अंदेशा होता है। बात शुरू नहीं होती तो फिर बात बनने और बिगड़ने की कोई बात ही नहीं होती है। मुझे ये खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट वहां किसी को तैनात करे और भेजे इस मसले का हल निकालने के लिए। ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी सरकार की होती है। अभी आपके यहाँ 2 लोग बैठे हैं बीजेपी के लोग, उनको बताना, उनसे पूछिए कि भाई ये जिम्मेदारी सरकार की, सरकार चुनी हुई सरकार है। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं बैठे हुए हैं। ये आज बैठे हुए हैं जो ये वोट लेकर के बैठे हैं। और ये मुल्क जो है ये डिक्टेटरशिप नहीं है, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत है। जमहूरियत में हर आदमी को अपनी बात करने का पूरा हक है। और इस मुल्क का आइन जो है, इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो ये कहता है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, काले गोरे के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर किसी के साथ कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। और इस कानून में हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया तो मैं इसका बहुत ज्यादा उनका शुक्रिया अदा करूंगा और उसको वेलकम करता हूं कि बहुत अच्छा काम किया। लेकिन सरकार ने नहीं किया। मैं इसकी खुली निंदा भी करना चाहता हूं कि इतना घमंड और इतना तकब्बुर और इतना अहंकार सरकार में है ना, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह सरकार, जनता दिखा देगी उनको। देखिए, इसके पहले आप देख रहे हैं बाबरी मस्जिद का केस आया और फैसला हुआ। मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि भाई यहां पर खुदाई में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मालूम पड़े कि बाबरी मस्जिद जो है मंदिर गिरा के बनाई गई। अब जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जिन्होंने मूर्ति रखा, ये सारी चीजें गलत हुई, लेकिन फिर भी जगह उनको दे दी गई। मुसलमानों ने कहीं वेजिटेशन नहीं किया, कानून को मान लिया, नहीं सड़क पे उतरे। आप देखा लव जिहाद पे नाम पे कितने मुसलमानों को परेशान किया गया, मुसलमान नहीं सड़क पे उतरा। 3 तलाक पे हुआ, मुसलमान नहीं उतरा। 370 पे हुआ, मुसलमान नहीं उतरा। लेकिन अब हमारे मुल्क के आइन को 2 ऐसे लोग जो बिल्कुल से इस काबिल नहीं है कि वो इस मुल्क के आइन की तरफ देख सकें, और अल्लाह ने उनको जगह बिठा दिया है, तो मतलब इस मुल्क के आइन के अंदर छेड़छाड़ करना चाहते हैं और धर्म के नाम पर लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि आज हमारे घर की औरतें बेचारी जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो सड़क पे उतरी हुई हैं। उनके इस जज्बे को सलूट करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को सलूट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को किया, माना। लेकिन मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट इतना अच्छा काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी पहले निकल कर ये बोल चुके हैं कि अब इस देश का संविधान खतरे में है। ये मुल्क जो है ना, जिन लोगों के हाथ में है, ये इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें बोला था। तो मैं 1-2 कदम आगे बढ़ के चाहूंगा कि ये बिल्कुल खत्म हो जाए और खत्म होने के पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे देना भाई कि ये जो है बिल्कुल से आइन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कानून पे स्टे लगा दिया जाए और इसे बात की जाए। स्टे तो हो जाना चाहिए तुरंत इसके ऊपर, ताकि लोगों को इत्मीनान हो जाए। और मुझे लगता है कि बगैर कुछ फैसला हुए तो उठना भी नहीं चाहिए अब इस वक्त। अब देखिए, बिल्कुल आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में भी ये पूरा मामला चल रहा है। आने वाले दिनों में इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कम से कम एक पेशरफ्त हुई, एक शुरुआत हुई। 2 महीने से जो लोग एहतिजाज और धरना कर रहे हैं और किन किन हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, ये सरकार के सामने है। ये क्योंकि दिल्ली में यह एहतिजाज हो रहा है, इस वजह से सरकार के सामने और पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के सामने कि किस तरह से कितनी परेशानियां झेल कर ये लोग एहतिजाज कर रहे हैं। अब पेशरफ्त हुई है तो जाहिर सी बात है कि एक हल इसका जरूर निकलेगा। मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अबू आसिम आजमी साहब ने आपको भी बीजेपी में ही जोड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 2 लोग बैठे हुए हैं। खालिद अनवर साहब, जो शुरुआत आज हुई है, जिस तरह से जो मीडिएटर है सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें मुकर्रर किया है, उन्होंने कहा कि पहले दिन की बातचीत से एक तरह से मुतमईन है वो लोग, और उन्होंने कहा कि एक तारीखी धरना है। शाहीन बाग अब एक तारीखी सिंबल बन चुका है, निशानी बन चुका है, और वो इस पर एक ऐसा हल इसका निकालेंगे कि तारीख भी इसे याद रखेगी। अबू आसिम आजमी साहब ने मुझे बीजेपी से नहीं जोड़ा है और न मैं बीजेपी का हूं, मैं न बीजेपी को डिफेंड करता हूं। मैं जनता दल यूनाइटेड का मेंबर हूं, एमएलसी हूं, और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से मैं बात कर सकता हूं। जी, एक बात समझिए, मैं शुरू से ये बात कह रहा हूं हुरैरा साहब जी, कि हमारी हुकूमत ने, मरकजी हुकूमत ने इस कानून को बनाने के बाद लोगों को, बनाने से पहले, बनाने के बाद लोगों को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सारा मसला खड़ा हुआ। आप अगर हुकूमत ये समझती है
कि हम मीडिया के जरिया या भाषणों के जरिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे जो लोगों के दिलों में बैठ गया, तो ये नामुमकिन है। आप देखिए शाहीन बाग में अबू आसिम साहब ने सही बात कही कि वो औरतें, वो खवातीन जो कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकलती थी, वो पूरे मुल्क में बैठी हुई हैं, शाहीन बाग में भी हैं। आज भी लोग ये चाहते हैं कि भाई हुकूमत आकर के बातचीत करे। मुझे नहीं समझ में आता कि मरकजी हुकूमत क्यों नहीं बात करना चाहती, क्यों डायलॉग नहीं करना चाहती है। हुकूमत के लोग क्यों नहीं डायलॉग करना चाहते हैं? डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं सुप्रीम कोर्ट को करना था ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है, लोग खुश हैं। आप ये बात समझिए कि जो लोग धरने पे हैं, जो लोग एहतजाज में हैं, वो लोग डायलॉग करना चाहते हैं, वो लोग टकराव नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप बातचीत कीजिए। आपको अगर ये समझ में आता है कि मुसलमानों को गुमराह किया गया है, तो आप आके बताइए, आप बात कीजिए। बात करने के लिए तैयार हैं। लोग निकलते हैं कि वजीर दाखिला, हमारे वजीर दाखिला हैं, अमित शाह जी, हम उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, रास्ते में रोक लिया जाता है। आप टीवी चैनल पे आकर के ऑफर करते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, और मिलने को मुलाकात नहीं हो पाती। तो ये सब ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, एक बात समझिए भुरारा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कदम ये उठाया है कि रास्ता खोला जाए। कैसे खोला जाए? सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे बातचीत कर रही है, लेकिन आज भी हुकूमत के पास स्पेस है, और आगे भी स्पेस रहेगा कि जो लोग मुल्क में, जो जुनूब से लेकर शुमाल तक, मगरिब से लेकर मशरिक तक जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करके आप मामले को हल कीजिए। आप इधर उधर से मैसेज मत कराइए कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और दूसरे छोटे छोटे नेता लोगों को धमकाते रहें। ये ठीक बात नहीं है। बिल्कुल। मेरे साथ डिबेट में तहसीन पूनावाला जी, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और इस इशू में शहरियत तरमीमी कानून का जो इशू है, इसमें अर्जी गुजार भी हैं, और इस इशू को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए तहसीन पूनावाला जी। तहसीन पूनावाला जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सुमैया राना जी आपके पास आना चाहूंगा। सुमैया जी, शाहीन बाग के लोग कम से कम इस बात को लेकर खुश हैं, मुतमईन हैं कि बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ है। सरकार ने ना सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इसकी एक शुरुआत की, एक पहल की, और सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एक तरह से वो हुआ कि बातचीत होनी चाहिए। जो बुजुर्ग खवातीन हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर एहतजाज में बैठी हुई हैं पिछले 2 महीनों से, दिल्ली की सर्दी, अब तो सर्दी कम हो गई दिल्ली की, नहीं दिल्ली की कड़ाके की ठंड में यह एहतजाज शुरू हुआ था। तो इस बात को लेकर शाहीन बाग वाले खुश हैं कि कम से कम एक शुरुआत हुई है, एक पेशरफ्त हुई है इसमें। जी अबू हुरैरा, मैं तमाम हिंदुस्तान की खवातीन जो इस वक्त धरने पर हैं, उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं, और मैं वाकई इस कदम की, सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत मतलब तारीफ करूंगी। और क्योंकि इस वक्त मौजूदा जो सरकार है, वो गूंगी बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, जिसको ये तो नजर आ रहा था कि सड़क बंद होने की वजह से कौन तकलीफ में है, कैसे रूट डाइवर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन उनको ये तकलीफ नहीं थी कि 80 साल 90 साल की बूढ़ी औरतें, बच्चे छोटे छोटे, जिनमें एक बच्चे की डेथ भी हो गई, और तमाम औरतें जो अपने घर के कामकाज को छोड़ करके अपनी तमाम और जिम्मेदारियों को निभाते हुए वहां पे आकर के बैठी हुई हैं, उनका दर्द नहीं दिखा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बीच बचाव करने के लिए बातचीत का एक वो पुल तैयार किया है लोगों को भेज करके, मैं इसकी सराहना करती हूँ, और उम्मीद है मुझे कि सिर्फ सड़क को एक खाली मुद्दा नहीं बनाया जाएगा बंद होने के लिए, उन मुद्दों पर भी वैसे ही गौर होगा जिन मुद्दों के लिए सड़क का घेराव हुआ था और वहां पर लोग बैठे थे। तो मैं ये इल्तिजा है मेरी सुप्रीम कोर्ट से कि जिस तरह उन्होंने आज हमारे दर्द को समझा, ये तो वो दर्द है जो प्राइमरी है, जो वाकई में परेशानी हो रही होगी, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन उस दर्द के पीछे की जो घाव है वो जरूर देखना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, और उस पर भी कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि हम लोग इस काले कानून से छुटकारा पा सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ रास्ता खोलने पर ही नजर होगी जो मसालिहतकार हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनकी नजर, या फिर रास्ता जाम क्यों किया गया, रास्ते को ब्लॉक क्यों करना पड़ा, क्या इस पर भी नजर होगी? इसके पीछे जो शहरियत तरमीमी कानून है, एनआरसी है, एनपीआर है, क्या उस पर भी नजर होगी और उस पर भी बातचीत होगी? तहसीन पूनावाला जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। तहसीन पूनावाला जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इंटरलोक्यूटर्स या मीडिएटर्स को भेजा है बातचीत करने के लिए, आज उन्होंने पहले दिन की बातचीत की, सवाल यह उठ रहा है कि बातचीत किस पर होगी? क्या शाहीन बाग का जो ब्लॉकेज है, जो रास्ता ब्लॉक किया गया, उस पर बातचीत होगी, या शाहीन बाग की नौबत आखिर क्यों आई, उस पर भी एक तरह से फोकस होगा इन लोगों का?
तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को मीडिएटर्स बनाकर वहाँ पर भेजा है वो एक ब्रॉड गाइडलाइंस है, तो किसी भी मसले पर वे बात कर सकते हैं। लेकिन जेडीयू के जो आपके एमएलसी प्रवक्ता आपके शो पर बैठे हुए खालिद अनवर उनकी बातें मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था। वे कहते हैं कि देखो खालिद अनवर साहब जी, उनकी बातों को मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको इन प्रोटेस्टर से बात करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे वे। क्या मैं उनको पूछ सकता हूँ, आज जो वे नसीहत इस शो पे दे रहे, क्या ये नसीहत उन्होंने नीतीश कुमार जी को दी? क्योंकि नीतीश कुमार जी और जो भाजपा और जेडीयू की हुकूमत है बिहार के अंदर, एनपीआर की प्रोसेस वहां पर शुरू हो चुका है। बिहार में मीटिंग हो चुकी है एनपीआर के गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। ये तय हो चुका है मार्च के सेकेंड वीक में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होगा, अप्रैल में एनपीआर का प्रोसेस शुरू होगा। जो विपक्ष की हुकूमतें हैं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमतें हैं, चाहे वेस्ट बंगाल की हुकूमत है, चाहे केरल की हुकूमत है, इन्होंने कहा ये प्रोसेस एनपीआर का प्रोसेस ही बंद हो जाएगा। बिहार में ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो आप टीवी चैनल पर एक बात करते हो और हकीकत में आप दूसरी बात करते हो, ये नहीं चलेगा। आपको एक ही स्टैंड लेना होगा। दूसरी बात देखिए, शाहीन बाग में अक्सर जाता हूँ। शाहीन बाग की जो औरतें हैं वे ग्राउंड पर बैठी हुई है, वे कोई सड़क पर नहीं बैठी है। इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। सड़क दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। अब एक सड़क मैं समझता हूं उन्होंने बंद किया होगा क्योंकि वहां सुरक्षा की जरूरत है। बाकी की जो अप्रोच रोड है दिल्ली पुलिस ने क्यों बंद किया है? और जो रास्ते खुले हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आप लाइव कैमरा मेरे साथ कल भेज दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आप जो सजा देंगे मैं इसका हकदार होगा। बाकी रास्तों पे वे बैरिकेड लगाते ताकि दिल्ली की जो ट्रैफिक हो ये स्लो डाउन हो। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? अमित शाह साहब के घर, वजीर दाखिला की बात कर रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता, अमित शाह सर के घर के बाहर का सड़क आज पिछले 1.5 महीने से बंद है। मैं बार बार आपके शो पर आता हूँ, ये बात कहता हूँ, बिल्कुल, उस पर कोई हंगामा नहीं होता है। एक व्यक्ति के लिए सड़क क्यों बंद है? कब तक बंद रहेगी? बिल्कुल कहे, आप कैमरा भेजिए, चेक कीजिए इसे। मैं गलत कह रहा हूं, आप जो सजा देंगे इसका मैं हकदार होगा। तो आप हिपोक्रेसी की जो सारी सीमा को आपने पार कर दी है। जेडीयू है, मौजूदा हुकूमत है, वगैरह सब। सवाल एक ही है, क्या सीए, एनपीआर, एनआरसी की प्रोसेस जायज है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? मेरे हिसाब से ये गैर संवैधानिक है, सीए भी गैर संवैधानिक है और एनआरसी पर तो नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तहसीन पूनावाला जी, नीतीश कुमार जी ने एनआरसी पर तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उस पर हम काम नहीं करेंगे, उसे हम लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि वो भी जान रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि एनआरसी पर हम काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वाकई में एनपीआर पर तो उन्हें क्लियर होना चाहिए और उस पर उनका जो वर्जन है उसे क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, अबू हुरैरा साहब, मैं एक लाइन जोड़ लूं, एक सेकंड में तहसीन भाई की बात को मैं ये जवाब दे देता हूं। मैं खालिद अनवर साहब 1 मिनट में आ रहा हूं जी। तहसीन पूनावाला जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, खालिद अनवर साहब उसके बाद जवाब देंगे जी। संक्षेप में, एनआरसी तो लास्ट प्रोसेस है सर, फर्स्ट प्रोसेस तो एनपीआर है। अगर एनपीआर होगा और एनआरसी आप कहोगे नहीं होगा, हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी में, उसका कोई मतलब नहीं होगा। जब एनपीआर की प्रोसेस होगी, अगर खालिद जी, अबू भाई आपका या मेरा नाम डाउटफुल लिस्ट में आ जाता है, जो सेकंड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस है एनआरसी, वो तो बाद की प्रोसेस है। एनपीआर में अगर आपका नाम आ गया तो आप क्या करोगे? एनपीआर ही नहीं होना चाहिए, तभी एनआरसी की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, खालिद अनवर साहब जवाब दे रहे हैं इस पर जी। खालिद अनवर साहब। अबू हुरैरा साहब, तहसीन साहब ने, मुझे लगता है कि मालूमात नहीं उनको, जनता दल यूनाइटेड ने पहले दिन ये बात कही थी, आपके चैनल पे भी नीतीश कुमार ने कहा था कि एनआरसी किसी कीमत पे बिहार में लागू नहीं होगा। एनपीआर की जो बात है, हमारे वजीर आला ने, नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि जो एनपीआर की मौजूदा शक्ल है, देखिए एनपीआर मनमोहन सिंह जी ने भी कराया था, उनके जमाने में भी हुआ था, लेकिन एनपीआर की जो मौजूदा शक्ल है जिसमें कुछ सवालात बढ़ाए गए हैं, उन सवालात को हम कबूल नहीं करेंगे। और एनडीए की मीटिंग में हमारी पार्टी ने बाज़ाब्ता होम मिनिस्टर को, एनडीए के तमाम नेताओं को यह बात कही कि एनपीआर में जो एडिशनल सवालात बढ़ाए गए हैं, माँ बाप से मुतल्लिक जो सवालात है, कहाँ पैदा हुए, क्या पैदा हुए, इसको हटाइए और इस पे मार्च के पहले हफ्ते में मीटिंग होगी और इस पे हटाने की बात मार्च के पहले हफ्ते में होगी और होगी। सीएए की बात जो ये कह रहे हैं, हमारी पार्टी ने सीएए का सपोर्ट शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए किया था और हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि इसको किसी को धमकाने का एक ही लाइन मुझे तहसीन भाई ये बात क्लैरिफाई करें। एनपीआर पे ठीक है, बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि कमर साहब भी वेट कर रहे हैं और इसके अलावा सत्यम पांडे भी वेट कर रहे हैं जी। बहुत सॉरी,
जी तहसीन पूनावाला जी। मैं सबसे सॉरी कहते हुए जल्दी से क्लैरिफाई कर दूंगा। वापस खालिद जी और नीतीश कुमार जी मिसलीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के शब्दों का कोई वजूद है ही नहीं। वो तो चुनाव कांग्रेस और तेजस्वी से लड़े, जाकर वहां बैठ गए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं पॉलिटिकल, मैं इसकी बात कर रहा हूं। नीतीश जी भले कहे ना हम सवाल ड्रॉप कर देंगे, सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एक्ट है, 1955 सिटीजनशिप एक्ट, सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट भेज रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं उसकी पहली मीटिंग हो चुकी है बिहार में, इसका फॉर्मेट तैयार हो चुका है। कहां रिजेक्शन हुआ? आप कुछ टीवी चैनल पे कहते हो, लिखित में कहां रिजेक्शन? लिखित में रिजेक्शन नहीं है, वो तो उसी फॉर्म के हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है। सेकंड वीक ऑफ मार्च में तहसीन पूनावाला जी, खालिद अनवर साहब ने साफ किया कि जिस सवाल पर डाउट है उसे बिहार की सरकार और नीतीश कुमार जी उसे शामिल नहीं करेंगे एनपीआर में। जो डाउटफुल है, जो क्वेश्चन, उसे शामिल नहीं किया जाएगा। उनका हक है ही नहीं। सर आपको समझना होगा, सर वो झूठ कह रहे, उनका हक ही नहीं है ना शामिल करने के लिए। ये तो सेंट्रल फॉर्म है सर। मैंने हम लोगों ने एनडीए की मीटिंग में रखा है तहसीन भाई, इसको हटाइए। हम नहीं हटा सकते, लेकिन हमने रखा, हमने कहा है कि इसको हटाएंगे तभी हम करेंगे एनपीआर। ठीक है खालिद अनवर साहब, बस खालिद अनवर साहब एक छोटा सा, खालिद अनवर साहब देखिए सारी बात एक तरफ, तहसीन पूनावाला जी की एनपीआर होगा बिहार में या नहीं होगा, बस इसका जवाब दे दीजिए। एनपीआर नीतीश कुमार की सरकार में होगा एनपीआर या नहीं होगा? 2010 के फॉर्मेट पे था। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम इसके लिए तैयार होती है, जो हमने एनडीए की मीटिंग में ये बात कह दी है, अकाली दल ने हमारा सपोर्ट किया है, अगर उन सवालात को हटाया जाता है तो एनपीआर होगा, नहीं हटाया जाता है तो नहीं होगा। ये साफ बात है। ये नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कुछ मुझे अपनी मां की पैदाइश का पता नहीं है कि भाई मीटिंग क्यों रखी है। इससे साफ बात क्या हो सकती है? ठीक है, नहीं मैं तहसीन पूनावाला जी, फिर अब डिबेट देखिए, डिबेट डाइवर्ट हो जाएगा। मैं कमर अली साहब आपके पास आ रहा हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। कमर अली साहब, जी सवाल ये उठ रहा है कि इंटरलोक्यूटर से जो मीडिएटर है, मसालिहतकार है, वो आज शाहीन बाग गए थे, लेकिन शाहीन बाग वालों का भी कहने का मकसद यही है कि जो लोग आए हैं उन्हें फिक्र रास्ते और सड़क की है, या जो लोग सड़क पर बैठे हुए हैं, जिस इशू को लेकर लोग एहतजाज और प्रोटेस्ट शाहीन बाग में कर रहे हैं, बात किस पर होगी? मसले का हल किसका निकलेगा? ब्लॉकेज का निकलेगा, सड़क के रास्ते का निकलेगा, या फिर जो मेन इशू है उस पर बात होगी? शुक्रिया अबू हुरैरा भाई, आप देर से जुड़े, तो मुझे लगता है सारी लोगों की मैंने बातें सुनी हैं और मेरी बात को बहुत खामोशी सारे लोग सुनेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मसला भी ये चला गया है, जो भी फैसला होगा वो 24 तारीख को भी हेयरिंग होगी, वो आप लोगों के सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सोच समझ के, क्योंकि काबिल लोगों को भेजा है वहां पे, आज जो भी बातचीत हुई है उसको 24 तारीख को सब गुफ्तगू होगी, उसके बाद जो भी होगा सारा सामने आएगा। अब रही माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो रामलीला ग्राउंड से उन्होंने कह दिया था सीएए कानून जो है नागरिकता देने का है, लेने का नहीं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में जब आपके सारे धर्मों के सांसद थे, राज्यसभा मेंबर थे, वहां सब पास हुआ, 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अब मेरी बात पूरी हो जाए, सवाल पूरा हो जाए। देखिए, सारे लोगों ने सवाल किया, आप मैं सारे लोगों के बात का जवाब दूंगा हुरैरा भाई। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एनआरसी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, तो वो भी क्लियर हो गया है, सीए कानून नागरिकता देने का है, ना कि लेने का है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिन्होंने उस मुसलमान को आज तक सी वोट बैंक समझा है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। क्या श्री अखिलेश यादव जी, सोनिया गांधी जी, ये सारे लोगों को निकल के आना चाहिए था कि लोकसभा में हमने आपको समर्थन दिया है, लोकसभा में राज्यसभा उस बिल को पास कराया है, ये कानून नागरिकता देने का है, ना कि लेने का है। आप बताइए कहां ले जा रहे हैं इस देश को? जहां राज्यसभा लोकसभा में आप समर्थन करते हैं, बहिष्कार करने का भी मतलब होता है कि समर्थन आप कर रहे हैं। सरकारी पार्टियों को छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप सियासी पार्टियों को छोड़ दीजिए। कमर अली साहब, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पूरे मुल्क में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो किसी सियासी पार्टी के नहीं है। अबू हुरैरा भाई, नहीं कमर अली साहब, भाई हो रहे हैं वो किसी सियासी पार्टी के नहीं है। नागरिकता देने, मैंने सबकी बातों को सुना, मेरी बात को सुन ले, मैंने आपने जो गुफ्तगू करी मैंने सब बात। कमर अली साहब, आप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या दूसरी सियासी पार्टियों का नाम मत लीजिए, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किसी सियासी पार्टी के नहीं है। प्रोटेस्ट शाहीन बाग हो, लखनऊ का घंटा घर हो, या इसी तरह से इलाहाबाद और मध्य प्रदेश और राजस्थान, कहीं पर भी, या मुंबई की बात कर लीजिए, कहीं पर भी सियासी पार्टियों के प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। सारे लोग अपने हक में लड़ रहे हैं। कमर अली साहब, अबू हुरैरा, चलिए मैंने आपकी बात मान ली जी, बात मान ली, अब इसका जवाब ले लीजिए।
आप जवाब ले लीजिए, इसका जवाब ले लीजिए। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां शामिल, लेकिन वो बाकायदा इस बात को पीछे से एक हवा दे रही हैं। ये बात को क्या आप गलत मेरी बात को साबित करेंगे? पॉलिटिकल पार्टियां ने अखिलेश यादव साहबजादी क्या नहीं गए घंटा घर के ऊपर? क्या वहां पॉलिटिकल लोग नहीं गए? अगर पॉलिटिकल लोग नहीं गए, अगर पॉलिटिकल लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो पॉलिटिकल लोगों की साहबजादियां, पॉलिटिकल लोग क्यों जा रहे हैं वहां पे? इस बात का जवाब तो देखिए कम से कम बोल रहा है भाई, ये कौन सी बात हुई? अगर पॉलिटिकल, देखिए मैं अपनी बहन की बात में नहीं बोला, देखिए मैं अपनी बहन की बात में नहीं बोला। देखिए गुमराह मत करिए, आप किसी छोटी मुसलमान बच्ची को को गुमराह मत करिए। ना आप किसी उनका इस्तेमाल आजादी के बाद इस देश में हुआ, किसी छोटी आजादी के बाद मुसलमान का जो इस्तेमाल हुआ है, आज फिर उनका इस्तेमाल हो रहा है। गलत देख रहे हैं कि इस्तेमाल तो अब भी हो रहा है मुसलमानों का, मुसलमानों का इस्तेमाल तो अब भी हो रहा है और वो हम देख भी रहे हैं। चाहिए था उनको समझाना चाहिए था, जिसका लोकसभा में राज्यसभा में हमने समर्थन किया है, जिस बिल का, उस बिल के खिलाफ कैसे गई उनकी साहबजादी बताइए मुझे आप, जिसका समर्थन किया उन्होंने लोकसभा में राज्यसभा में। ये कौन सी बात हुई? दोनों हाथ में लड्डू चाहेंगे, राज्यसभा में भी कहेंगे, लोकसभा में आपके साथ है, उसके बाद यहाँ भेजेंगे। तो आप मैंने आपकी बात का बुरा में जवाब दिया, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी पीछे शामिल है। ठीक है, आप लोग ठीक है, इस पर देखिए ब्रेक के बाद हम अबू आसिम आजमी साहब से इस पर हम जवाब लेंगे। अबू आसिम आजमी साहब से ब्रेक के बाद इस पर हम जवाब लेंगे कि क्या सियासी पार्टियां भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जो अहम इशू है, जो आज का इशू है, शाहीन बाग का जो इशू है, इस पर हम बात कर रहे हैं। खबरजी साहब, मैं सत्यम पांडे जी आपके पास आऊंगा। सत्यम पांडे जी, जो इंटरलोक्यूटर्स हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मुकर्रर किया, भेजा है, आज बातचीत हुई है, इन लोगों की नजर शाहीन बाग में किन किन इश्यूज पर होंगी? क्या सिर्फ वो जो रास्ता बंद है उसी पर बात करेंगे, या रास्ता किस वजह से बंद है, लोग किस वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इस पर भी ये लोग बातचीत करेंगे? कानूनी पहलू क्या कुछ होंगे? देखिए, मैं इसमें कहना चाहूंगा, जो शाहीन बाग में चल रहा है उसे मैं प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कंसर्न कहूंगा। लोग वहां अपने कंसर्न के साथ बैठे हैं। और अभी जो ये मीडिएटर गए हैं, ये अमित साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का पिटीशन में, स्पेशली पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर्स अपॉइंट किए हैं सीनियर काउंसिल्स को, और ये बेसिकली उन्हें समझाने गए हैं इस प्रोटेस्ट को कि आप रास्ता ब्लॉक ना करें। लेकिन जब बात शुरू होगी तो सीए, एनआरसी, एनपीआर, उन पे वो लोगों को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि आपके जो कंसर्न्स हैं उस कंसर्न को एड्रेस करेंगे, और लोग समझेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से वहां नुमाइंदे, तो लोग समझेंगे कि इस कानून से उनको कोई घाटा है नहीं है, या फ्यूचर में क्या हो सकता है, उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा लेवल है कि उनके लोगों को जाने के बाद शायद इसका कोई एक रास्ता निकल सके जो सरकार के लिए भी रिस्पेक्टेबल हो और वहां पे बैठे लोगों के लिए भी। नहीं तो जो मीडिएटर से गए हैं वो किस किस चीज पर फोकस करेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे? सिर्फ लोगों से बातें करेंगे या लोगों के कंसर्न आखिर क्या है? जैसे वहां पर दादियां बैठी हुई हैं, 80 और 85 साल की दादियां बैठी हुई हैं, वो कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा हम यहां से हटेंगे नहीं। हम 2 महीने से बैठे हुए हैं, सरकार को तो आज भी एक तरह से बातचीत करने की फुर्सत नहीं मिली। कम से कम सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ख्याल आया कि बातचीत की जानी चाहिए। किस किस चीज पर ये लोग फोकस करेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट करते हुए बड़ा क्लियर किया कि केओस की स्थिति नहीं बननी चाहिए पूरे देश में इस तरीके से, और उन्हें समझाने की कोशिश करिए कि प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के दौरान किसी दूसरे के राइट्स डिस्टर्ब ना हो। तो प्राइमरीली तो यही है कि जो चीजें हों पीसफुल हो, लेकिन वहां पे चूंकि देखिए शाहीन बाग का कोई लीडर नहीं है, ये आम लोग हैं जो बिल्कुल ग्राउंड पे बैठे हुए अपने कंसर्न्स को लेके, और सुप्रीम कोर्ट के वो लोग, ये उनकी खूबी होगी, सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो उन्हें समझा सकेंगे उस कानून के क्या पहलू हैं, और मुझे लगता है वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें दिलासा दे पाएंगे कि उनका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर वो उठते हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं, उनकी सारी बातों के कंसर्न के लिए स्टेट एक गार्जियन की तरह बैठी है, सुप्रीम कोर्ट एक गार्जियन की तरह बैठी है, उनकी कोई राइट्स जो है उनसे नहीं छीने जाएंगे। लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल जो ये मीडिएटर हैं, ये देखिए कानूनी पहलू तो ये है कि ये रोड ब्लॉकेज के लिए गए हुए हैं, ये एनआरसी और सीएए पे डिस्कस करने नहीं गए हैं। लेकिन वो चूंकि सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो उन सारे पहलुओं को बहुत अधिक बेटर तरीके से, जो कि शायद पॉलिटिकल लोग ना समझा पाए, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे कि ये सीएए, एनआरसी, एनपीआर क्या है और आपके कोई राइट्स
नहीं लिए जाएंगे, और अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट उनकी टेक केयर के लिए है और उन्हें कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज तो बात की शुरुआत हुई है, अब कल भी ये सिलसिला एक तरह से चलेगा, बातचीत का दौर कल भी जारी रहेगा। क्या कुछ निकलता है, क्योंकि बातचीत ही तमाम मसले का हल हो सकता है और ये बातचीत की अब शुरुआत हुई है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इसी इशू पर बात करेंगे कि क्या वाकई में आमने सामने बातचीत की शुरुआत हुई है, क्या कुछ मसले का हल निकलेगा, सिर्फ रास्ते का हल निकलेगा, या जो मसला है इस पूरे मसले पर भी बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के बाद इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो शाहीन बाग के दादियों और मुजाहिरीन से पहले दिन की मुलाकात के बाद मुज़ाकरातकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने एक वीडियो भी जारी किया है। आज की बातचीत कैसी रही, क्या कुछ तासुर लेकर ये लोग गए हैं, ये वीडियो पैगाम भी हम आपको सुनवाई देते हैं और उसके बाद फिर हम डिबेट पर लौट कर आते हैं। Fruitful first meeting with the protesters at Shaheen Bagh today. We met a whole lot of very proud Indians who have great confidence in their constitutional institutions. There was great appreciation of the Supreme Court and its important belief in a democratic dialogue. It is very important for aggrieved parties to be heard, is how we saw it, and everyone expressed their confidence as joint co-citizens of this country that together we can find a feasible solution. A mutual appreciation and respect of everyone's right is the only way forward in a democracy, and we both remain extremely hopeful of a good resolution. We thank all the participants in the interaction for their discipline. We especially thank the Delhi Police, the media and the Shaheen Bagh volunteers for their constructive cooperation. We will return tomorrow with renewed hope of a resolution that satisfies all. Thank you very much. तो मुज़ाकरातकार का जो एक तासुर है, आज उन्होंने पहले दिन किस तरह से शाहीन बाग में क्या कुछ उन्होंने हासिल किया बातचीत से, उस पर एक तरह से ये उनका रिएक्शन था और पहले दिन की बातचीत से बहुत मुतमईन ये लोग नजर आए हैं। मैं अबू आसिम आजमी साहब ब्रेक के बाद आपके पास ही आना चाहूंगा। जो अभी हम बयान आपको सुना रहे थे साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े जी, जो कि मसालिहतकार बनाए गए, मीडिएटर बनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इन्होंने अपने बयान में यही कहा कि हम पहले दिन के बयान से बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश हैं, मसले का कुछ हल निकलेगा। लेकिन सवाल अबू आसिम आजमी साहब ये उठ रहा है कि आखिर मसला, जो बुनियादी मसला है, क्या उसका हल इस बातचीत से निकलेगा? शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी, एनपीआर को लेकर जो तशवीश है लोगों की, जिसकी वजह से इन्हें घरों से निकलना पड़ा, जिसकी वजह से रातों रात ये लोग धरने पर बैठे, दिल्ली की ठंड में ये लोग सर्दी में एक तरह से धरने पर बैठे, क्या आपको लगता है कि उस बुनियादी मसले का भी हल निकलेगा? नहीं, बिल्कुल निकलेगा। पूरी दुनिया देख रही है। शाहीन बाग दिल्ली में हुआ, पूरे देश में कई हजार शाहीन बाग बन गया। बिल्कुल। और ये यही नहीं, पूरी दुनिया में किसी शहर में जाइए आप, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट, हर इंसान पसंद प्रोटेस्ट कर रहा है। मगर मुझे एक शर्म आ रही है कि मेरे कुछ भाई बैठे हैं, मैं जरा उनसे पूछूं जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कर, मैं कह रहा हूं हाँ, समाजवादी पार्टी बिल्कुल सीएए का, बिल्कुल एनपीआर का, बिल्कुल जो है एनआरसी का अपोज कर रही है। हम पॉलिटिकल पार्टी हम अपोज कर रहे हैं इसका। और सुनिए आप मेरी बात, आज बहुत सारे हिंदुओं का नाम लूं मैं, जस्टिस कलसे पाटिल, प्रोफेसर राम पुनियानी, कन्हैया कुमार, स्वर्ण भास्कर, अनुराग कश्यप, आई डोंट 1000 नेम्स जो हिंदू हैं, वो कह रहे हैं कि आज जिस तरह से अमित शाह जी ने कह दिया खुलेआम कि हम हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पारसी को, जैन को, बुद्धिस्ट को, सबको वेलकम करेंगे, लेकिन वेलकम नहीं करेंगे तो मुसलमान को। मेरे मुसलमान भाई वहां बैठे हुए हैं, कह रहे नहीं एनआरपी एनपीआर जो में कुछ चीजें निकाल दी जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं ऐसे शख्स के बगल में बैठना भी शर्म की बात है, जो शख्स इस मुल्क के कानून के खिलाफ बात करता है कि सिर्फ मुसलमान को अलाउ नहीं करेंगे। मैं मुसलमान हूं, क्या मुझे इसकी ठेस नहीं लगेगी? अगर कोई भी मुसलमान इस मुल्क में होगा, उसको लगेगा नहीं कि मेरे पुरखों ने इस मुल्क को आजाद कराया और मेरा एक मुसलमान भाई बैठ करके
और उनके तलवे चाट रहा है सिर्फ थोड़ी सी कोई पोस्ट मिलने की वजह से। मुझे तो शर्म आती है ऐसी बातों की। आपके इस प्रोटेस्ट में, आपके इस चर्चा के अंदर जो लोग आए हैं उसमें मुसलमान भी आए हुए हैं। उन मुसलमानों से पूछो, तुम्हारे मुसलमानों को नहीं आने दिया जा रहा है। आज अगर ये पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों को, हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो रही, लाओ ना, जितने को लाना है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन अबू आसिम आज़मी साहब बार-बार वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब अमित शाह और मोदी जी कह रहे हैं कि शहरियत छीनी नहीं जाएगी। उसके बाद मुसलमान ही आगे बात कर रहे हैं, छीनी नहीं जाएगी किसी की। क्या उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक पैसे का भरोसा नहीं। झूठे लोग हैं ये, जाहिल लोग हैं, तड़ीपाल हुए थे ये लोग। इन्हें नहीं मालूम कानून देश का क्या होता है। वो शख्स जिसके पास 32 डिग्रियां, जिसने इस देश का कानून बनाया। हम इस देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी बहनें को मैं सलूट करता हूं जो इस काम में आगे निकली है। जान एक बार जाएगी, 10 बार थोड़ी जाएगी, अल्लाह ने दिया। लेकिन हम इस मुल्क के कानून को बचाने के लिए कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि उस एक जमाना था जब गांधी जी गए थे बिहार में, और बिहार के अंग्रेज ने कहा था कि तुम इस शहर को छोड़ दो। गांधी जी का नहीं, गांधी ने नहीं छोड़ा था। कौन छोड़ा रहे होते हैं? शर्म आना चाहिए लोगों को। वहां बैठ करके बात कर रहे हैं लोग, और आकर के शर्म नहीं आती। मुसलमान है और कह रहा है मुसलमान को ही नहीं आने देंगे, और मुसलमान ही आके तारीफ कर रहा है ये बीजेपी की। ये क्या मतलब है? हमारा हिंदू भाई आज ठीक है, कमर अली साहब जवाब दे रहे हैं। अबू आसिम आज़मी साहब, कमर अली साहब जवाब दे रहे हैं जी। कमर अली साहब क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देंगे? कमर अली साहब, अबू आसिम आज़मी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों पर एक तरह से उनकी शहरियत को लेकर, उनके नामो निशान को लेकर एक तरह से यहां पर बन आई है, और यहां पर आप ही एक तरह से बैठकर इसे जस्टिफाई कर रहे हैं। बताइए, आप काबिल जैसे लोग, मतलब मैं तो काबिल मानता था आपको आज तक के इस बारे में। आप जैसे पढ़े लिखो काबिल लोग अगर इस तरह की बात करेंगे, जो कानून नागरिकता देने का है ना कि लेने का है। आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है, लेकिन आप इस तरह कौम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप तो उसी तरह गुमराह कर रहे हैं कौम को, जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था 2012 में ये कहा। बात तो सुन लीजिए, मैं आपको बहुत काबिल मानता हूं, मेरी बात तो सुन लीजिए मेरे भाई। 2012 में आपके अखिलेश यादव नेताजी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी, 20% मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। मेरे भाई, कि ये मुसलमानों के साथ क्या छल किया था, क्या किया था, बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा था मैं मुकदमे वापस ले लूंगा। तो क्या मुकदमे, आप बताइए, क्या मुकदमे वापस लिए? जवाब तो दीजिए आप। नहीं, आप बताइए। तो 20% कहा, फिर उसके बाद 18% मुसलमानों को वोट बैंक लिया भारतीय जनता पार्टी। डर दिखा कि मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग अमर साहब जुड़े हैं, आपको बीजेपी ने क्या दिया है? जिस पार्टी से आप जुड़े हैं, 18% आप गुलाम बन गए उनके आगे। आपने उस कौम को गुलाम बना दिया मेरे भाई। नहीं, ठीक है, अब डिबेट पर आ जाइए। मेरे ख्याल कमर साहब ठीक है, मैंने जवाब का मौका दे दिया। ठीक है, कमर साहब, मैंने जवाब का मौका दे दिया। अब डिबेट पर आ जाए। ठीक है, मैं सुमैया राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सुमैया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। कमर साहब, बात हो गई। कमर साहब, बात हो गई। कमर साहब, शाहीन बाग पर ही बात कर लीजिए। शाहीन बाग पर बात कर लीजिए, फिर टाइम कम बचा है, डिबेट का टाइम कम बचा है। मैं सुमैया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, अबू आसिम आज़मी साहब, बात हो गई। जवाब मेरे ख्याल से मिल गया होगा। मैं सुमैया राणा जी आपके पास आ रहा हूं। सुमैया जी, क्योंकि शाहीन बाग को देखकर ही मुल्क में आज 100 से ज्यादा शाहीन बाग बने हैं। अगर जिस तरह से बातचीत की शुरुआत हुई है, अगर नौबत दिल्ली के शाहीन बाग का एहतजाज खत्म होने को आ जाती है, या यहां से इसकी जगह तब्दील की जाती है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि मुल्क के जो दूसरे शाहीन बाग है उन पर असर पड़ेगा? लखनऊ का जो घंटाघर शाहीन बाग बना हुआ है उस पर असर पड़ेगा, इलाहाबाद में जो रोशन बाग है उस पर असर पड़ेगा, पूरे हिंदुस्तान के शाहीन बागों पर असर पड़ेगा। जो बातचीत हुई है ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातचीत जो हो रही है शाहीन बाग में। मुंबई बाग भी है। जी, बिल्कुल अबू आसिम आज़मी साहब, मुंबई में भी लगातार एहतजाज हो रहा है इस चीज को लेकर। सुमैया जी, भिवंडी में है, कल्याण में है जी, मुमरा में है, कहाँ नहीं है? अबू हुरैरा जी, ये बात सही है कि शाहीन बाग में जिस वक्त एहतजाज शुरू हुआ था, घंटाघर उसी की सॉलिडारिटी में हमने एहतजाज शुरू किया था। मुद्दे हमारे दोनों के एक हैं, वो भी इस काले कानून की मुखालफत में हैं, हम भी इस काले कानून की मुखालफत में हैं। लेकिन अगर किसी वजह से शाहीन बाग का एहतजाज यहाँ पर रुकता है या ख़त्म होता है, लेकिन घंटाघर का जो आह्वान है वो यहाँ पर औरतों ने, हम लोगों ने अज़्म किया है, कसम खाई है कि जब तक
इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो इन्होंने बेअदबी कर रहे हैं ये, और जिस तरीके से इन्होंने उसके प्रियम्बल की अनदेखा कर रहे हैं, जहां पे ये साफ लिखा हुआ है कि धर्म और जाति के आधार पर आप किसी को ना नागरिकता दे सकते हैं ना ले सकते हैं। एक कॉमन जो हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट था उसको ये नकार रहे हैं। घंटा घर का एहतजाज, मैं घंटा घर की जिम्मेदारी ले रही हूं और घंटा घर की बात कर रही हूं। घंटा घर का एहतजाज सिर्फ तब खत्म होगा जब इस काले कानून से निजात मिलेगी, जिसमें सीए को ये वापस लें, और उसी तरह वापस लेंगे। कोई फिलहाल लफ्ज नहीं इस्तेमाल होगा, कोई ये झूठा मूठा जो ये बार्गेनिंग कर रहे हैं अमित शाह जी वो नहीं चलेगी। जिस तरह इन्होंने दोनों सदनों में पास करा करके इसको पास करा के और कानून लादा है, उसी तरीके संवैधानिक तरीके से ये उसको वापस लेंगे और एनपीआर और एनआरसी का मुद्दा खत्म करेंगे। तब ये घंटा घर से महिलाएं उठेंगी और अपने घरों को जाएंगी, वरना आखिरी सांस तक लड़ेंगी। इनके अभी तो ये कम है महिलाएं, ये महिलाएं जितनी बाहर दिख रही हैं और जितनी घरों के अंदर हैं, सब एक साथ निकल करके आके जेल भरो आंदोलन करेंगी। इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी लेकिन हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम इस तरह की कोई भी भेदभाव हिंदुस्तान के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही हिंदुस्तान था और वही हिंदुस्तान रहेगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर का था, जो गांधी नेहरू का था, सावित्रीबाई फुले का था, बेगम हजरत महल का। तहसीन पूनावाला जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग की अगर बात होती है तो मुल्क में अब ये एक सेंटर पॉइंट बन चुका है धरनों को लेकर, जो प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि अब बातचीत से शाहीन बाग क्या आपको लगता है किस तरफ बढ़ रहा है? शाहीन बाग का ये पूरा इशू किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? ऊपर ऊपर जाइए। देखिए क्या होगा ये तो कोई बता नहीं सकता, वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है या ये जो मीडिएशन होगा उस पर निर्भर करता है। लेकिन जो दादियों से मैंने खुद बात की, वो दादियाँ कहती है कि जो भी फैसला होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का या इस मीडिएशन का, हम इसे पूरी तरह से मानेंगे। इसके विपरीत जो हमारे वजीर आजम है, मौजूदा वजीर आजम, जब सबरीमाला का जजमेंट आया, मैं कोई ऑब्जर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जजमेंट आया तो टीवी न्यूज इंटरव्यूज में न्यूज 18 को भी, आपके सिस्टर चैनल को भी उन्होंने कहा हम इसके खिलाफ जाएंगे, हम इसकी अपील करेंगे, जजमेंट को नहीं माना है। मेरे केस में मॉब लिंचिंग में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आपको कानून बनाना चाहिए, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम नहीं मानते, वजीर दाखिला नहीं मानते। यहाँ पर ये दादियाँ कहती है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करेंगे, इज्जत करेंगे। क्यों? क्योंकि हम बाबा साहेब आम्बेडकर में मानते, हम महात्मा गांधी में मानते। दूसरी बात, देखिए आपके पैनल पे मैं जानता नहीं कौन वो शख्स थे, बार बार कहते हैं सारे जो मुसलमान कौम है उनको, जी सारी जो मुसलमान कौम है उनको बहकाया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, इन शब्दों का प्रयोग होता है। क्या मुसलमान कौम जो है, सारी मुसलमान कौम किसकी बात सुन रही है? क्या ये बेवकूफ़ों की जमात है? किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनको धोखा दिया जा रहा है। कौन धोखा दे रहा है? क्या इस कौम को समझ में नहीं आता? कि इंडिविजुअल्स को समझ में नहीं आ रहा हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? और फिर उसके बाद आप कहते हैं आप बताओ नागरिकता कहाँ जा रही है? भाई अगर आप बीजेपी के प्रवक्ता हो या जीडी के हो तो आप हमारी बात पर क्यों, हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप ये सवाल वजीर दाखिला अमित शाह से पूछिए, उन्होंने क्रोनोलॉजी समझाई थी, उन्होंने क्रोनोलॉजी में समझाया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को न्यूज 18 उर्दू ने भी कवर किया था, न्यूज 18 ने भी कवर किया था। सबसे पहले मैं सीए का कानून लाऊंगा, उसके बाद सारे मुल्क में मैं एनआरसी इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये कहां से? क्रोनोलॉजी तो अमित शाह ने बताया। या तो आप कहो कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे थे उस वक्त। तीसरी बात कहते कि अब वजीर आजम ने कह दिया एनआरसी लागू नहीं होगा देश में, लेकिन ये दोबारा से झूठ कह रहे। एनआरसी और एनपीआर में बार बार आपके शो में कहता हूं, प्रधानमंत्री ने सारी बातों जवाब दे दिया है। वो 1950 तहसीन भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी उस बात को करने से अब कोई फायदा नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जवाब दे चुके हैं उस बात का। जी मैं प्लीज बात कर दूं अपनी। थैंक यू। माननीय वजीर प्रधानमंत्री जी की बात को रख दें आप। मैं अपनी बात कर रहा हूं। जी तहसीन जी कंटिन्यू कीजिए। मैं खत्म कर रहा हूं जी। मैं खबर से आ रहा हूं, खबर अली से मैं आ रहा हूं, इसके बाद माननीय वजीर जी मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात। माननीय वजीर आजम कितना झूठ बोलते, मैं इसे खत्म करता हूं अपनी बात। ये बोलते वजीर आजम ने ये कहा है कि एनआरसी पे अब तक कोई चर्चा हुई नहीं है। चर्चा नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि एनआरसी नहीं आएगा। एनआरसी आएगा क्योंकि एनआरसी एनपीआर ये 1955 सिटीजनशिप एक्ट कानून के तहत आता है, और अगर उस कानून के तहत वो आता है, आप कानून को आधा कैसे इंप्लीमेंट करोगे?
आपको तो पूरा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कभी भी कानून आधा इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। दूसरी बात, इसकी जो प्रोसेस है, एनपीआर की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, बिहार में इसकी फर्स्ट मीटिंग हो चुकी है ऑफिशियल्स के साथ, सेकेंड मीटिंग मार्च के सेकेंड वीक में है। सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत, केंद्र की हुकूमत से आ रहे हैं, कोई सवाल ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो आप झूठ क्यों कह रहे हो? आप मुझे आज बता दो वो सवाल कैसे ड्रॉप हो रहे हैं, वो कागज आप दिखा दो, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, वरना झूठ बोलना आप बंद करो। कमर अली साहब, जो तहसीन पूनावाला जी या अबू आसिम आजमी साहब ने जो बातें कही कि दरअसल कंफ्यूजन जो शुरू में पैदा किया गया उसकी वजह से मुल्क भर में इस तरह के शाहीन बाग बन गए, और आज भी सरकार को नौबत नहीं आई शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में जो शाहीन बाग बन गए, इस पर बातचीत करने के लिए। यह पहल तो सरकार ने नहीं की है, पहल तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई है, जो लोग बातचीत करने के लिए आ जाए हैं। सरकार को तो नौबत ही नहीं आई, सरकार एक तरह से खामोश है शाहीन बाग के नाम पर। कमर अली साहब, जो रामलीला ग्राउंड है वो दिल्ली में है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली से कहा था कानून देने का है, ना कि ये नागरिकता देने कानून, ना कि लेने का। माननीय प्रधानमंत्री एनपीआर की आप बात करते हैं, बार रिपीट कर रहे हैं खबर अली साहब। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग शाहीन बाग में बैठे हुए हैं, पूरे मुल्क में जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर आखिर कोई बयान क्यों नहीं आया? एनपीआर जो लाया गया है वो अमित शाह जी ने कहा कि बातचीत करने के लिए तैयार है। लोग जब शाहीन बाग से बातचीत करने के लिए निकले तो उन्हें रोक लिया गया। प्रतिभा पाटिल जी को, सेकंड सोनिया गांधी जी को। कमर अली साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कमर अली साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कमर अली साहब, 10 साल कोई गवर्नमेंट रहे हो कराती है, वो हर गवर्नमेंट का अपना हक है, वो तो गवर्नमेंट की एक नीति है, उसी नीति के तहत सारी बातें मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कमर अली साहब, जाति धर्म का बंधन कोई नहीं है। मुझे लग रहा है आप नहीं सुन पा रहे, मुझे लग रहा है आप सुन नहीं पा रहे। अलग अलग है। कमर अली साहब, लग रहा मुझे नहीं सुन पा रहे, लिखे लोग हैं। ठीक है, मैं इसको सही तरीके से जानकारी, ठीक है, मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आ रहा हूं। खालिद अनवर साहब आपके पास आ रहा हूं। मुसलमान को खालिद अनवर साहब, क्योंकि शाहीन बाग की बात हो रही है और शाहीन बाग वालों को एक डर यह भी सता रहा है कि अगर शाहीन बाग का धरना खत्म हो गया तो जिस इशू के लिए धरना शुरू हुआ था, जिस इशू के लिए लड़ाई शुरू हुई थी, उसका क्या होगा? अबू हुरैरा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दे करके, इस मामले की सुनवाई में 2 लोगों को मीडिएटर बना करके शाहीन बाग में बैठी हुई हमारी माओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों को इज्जत दी है। चूंकि कल तक कुछ लोग ये कहते थे कि यहाँ आतंकी बैठे हुए हैं, कल तक कुछ लोग ये कहते थे कि ये जिहाद, इस्लामी जिहाद का आगाज हो रहा है यहाँ से, कुछ लोग कहते थे कि समाजी अनासिर, गैर समाजी अनासिर लोग बैठे हुए हैं। तो ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 मीडिएटर को दे करके ये मुहर लगा दी है कि ये हमारे मुल्क के हैं, बावकार लोग हैं, और ये इनका जो एहतजाज है वो एहतजाज करना कानूनी हक है। कोई हुकूमत अगर उसको दबाना चाहती है, डराना चाहती है, धमकाना चाहती है तो ये सही नहीं है। जहां तक बात है कि धरना खत्म होने का, कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आप धरना खत्म कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि जो रास्ता है वो रास्ता कैसे खुलेगा। देखिए, एक बात समझिए, वो रास्ते के मामले में कई बातें हैं। एक बात यह है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक रास्ता बंद किया है, दिल्ली पुलिस ने कुछ रास्ता बंद किया है। ये मीडिएटर जाकर के बताएंगे कि इन एहतजाजियों की वजह से रास्ता बंद है या नहीं है, और ये मीडिएटर ये भी जाके बताएंगे कि वहां वो लोग हैं। देखिए, अभी साधना रामचंद्रन, कितनी अच्छी बात की, कितनी खुशी हुई कि वहां पे बैठे हुए लोग, तमाम लोगों का हिंदुस्तान के आईन में मुकम्मल एतमाद है, सुप्रीम कोर्ट पे मुकम्मल भरोसा है। तो ये सिर्फ रास्ता खोलने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, एहतजाज खत्म करने की बात नहीं कही है। एहतजाज को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है कि एहतजाज ये कानूनी हक है, आप कीजिए और खूब मजबूती से कीजिए। बिल्कुल। मैं सत्यम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा। सत्यम पांडे जी, एक चीज जो भी खालिद अनवर साहब ने भी एक बात कही कि प्रोटेस्ट खत्म करने को लेकर तो यहां पर बात ही नहीं है, रास्ता खोलने की बात है। क्या जो मीडिएटर्स है उनकी नजर इस पर भी होगी कि शाहीन बाग कहां पर है, और 2-2.5 किलोमीटर पहले से ही रोड एक तरह से पुलिस वालों ने ब्लॉक कर दिया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में ट्रैफिक का मसला हो गया। क्या उनकी नजर इस पर भी जाएगी? ये पहलू भी वो लोग देखेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अबू आसिम आजमी साहब ने और जो हमारी बहन बोल रही थी, इनकी बातों को मैं कंडेम करना चाहूँगा। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबके पास है, जो सीए के सपोर्टर हैं वो भी, जो सीए के अपोजिशन में उनके पास भी। अबू आसिम आजमी साहब ने तो बाकायदे सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि सीए के सपोर्ट में जो मुसलमान बोलेगा वो तलवे चाट रहा है। इस तरीके से मैं अप्रिसिएट करता हूं तहसीन पूनावाला जी को, उन्होंने बाकायदे पिटिशन फाइल की
के खिलाफ एक प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी किसी चीज का विरोध करने का, गोली मारना, गोली खाना, इस तरीके का बात करना, इंस्टिगेशन करना, मैं नहीं समझता हूं किसी भी तरीके से अप्रिशिएट किया जा सकता है इसे। तो इसको मैं इसकी पूरी भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं। जहां तक बात है मीडिएटर्स का, तो मीडिएटर्स वहां समझाने गए हैं, लोगों को एतमाद में लेने गए हैं, और इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो आइन की हिफाजत के लिए बैठी है। मैं समझता हूं सरकार क्यों नहीं गई? अपना एतमाद सुप्रीम कोर्ट में बनाए रखना आपकी पार्टी क्यों और नहीं गई? इस तरीके की इंस्टिगेशन करना, इस तरीके की बीजेपी के लोगों को प्रधानमंत्री अगर आप ऐसे हैं तो ऐसा ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? अमित शाह क्यों नहीं गए? जो बात अबू आसिम आजमी साहब, जो बात संजय हेगड़े जी कह रहे थे, जो शाहीन बाग से आने के बाद जो उन्होंने बयान दिया है, और अपने बयान में उन्होंने, खालिद अनवर साहब ने भी उसका तस्करा किया, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुल्क के दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लोग किस तरह से सड़कों पर उतर कर आए हैं। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है मुल्क के लिए, ये एक अच्छा पॉइंट है, ये एक अच्छी निशानी है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट है। मुल्क के आइन को बचाने के लिए औरतें बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में बैठी हुई हैं, लेकिन मेरे कुछ साथी यहीं बैठे हुए हैं, मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाने वाले को कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको कंडेम करूं कि नहीं करूं? जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है कि सबको वेलकम करेंगे लेकिन मुसलमान को नहीं करेंगे, और उसके बाद मेरा ही मुसलमान भाई वहां बैठ करके उनके तलवे चाटे, तो मुझे कंडेम कितना करना कर लो, लेकिन मेरी जबान नहीं रोक सकती। मैं जज्बाती इंसान हूं और मैं सच को सच बोलता हूं। अबू आसिम आजमी साहब, सबका अपना अपना नजरिया है, सबका अपना अपना नजरिया, वो अपने नजरिए से देखते हैं, उस पर तो एक आजादी दी है। जमहूरियत तो यही है अबू आसिम आजमी साहब, मेरा नजरिया, जमहूरियत तो यही है अबू आसिम आजमी साहब। यहाँ पर सबको एक तरह से आजादी है अपने अपने हिसाब से सोचने की और अपने अपने हिसाब से चलने के लिए। मैं कमर अली साहब आपके पास आना चाहूंगा। कमर अली साहब, क्या जस्टिस कोल से पार्टी लोग हैं जी, ये लोग हंसते हैं, ये तुम्हारे लोग यार जाकर वहां तलवे चाटते हैं यार। नहीं, ये तो देखिए कहने की बातें, वरना जमहूरियत की खूबी तो यही है कि यहां पर हिंदू मुसलमान सभी मिलकर रहते हैं और अपने अपने हिसाब से लोग एक तरह से आजाद हैं। तहसीन पूनावाला जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत छोटा सा रिएक्शन। मैं कमर अली उसके बाद आ रहा हूं। कमर अली साहब, तहसीन पूनावाला जी। बहुत छोटा सा रिएक्शन। मैं नहीं मानता हूँ कि सीए की जो प्रोटेस्ट है या एनपीआर एनआरसी की सिर्फ मुस्लिम प्रोटेस्ट है। मैं मानता हूँ कि ये सारे मुल्क जो भी लोग महात्मा गांधी और बाबा साहेब आम्बेडकर के राह पर चलते उनके प्रोटेस्ट है। देखिए, अगर मुसलमानों का प्रोटेस्ट होता तो राम मंदिर के समय उतरते सड़क पर, जजमेंट के समय, 370 के समय उतरते, ट्रिपल तलाक के समय उतरते। उन्होंने इन मुद्दों पर मुसलमान नहीं उतरे। इस संविधान को बचाने के, इस देश के आइन को बचाने के उतरे, महात्मा गांधी के भारत को बचाने के उतरे। मुझे लगता है मुसलमान प्रोटेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कमर अली साहब एक लास्ट कमेंट। क्या अब बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने देर कर दी? बीजेपी या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कम से कम इन लोगों की बात सुननी चाहिए थी। क्या कुछ कंसर्न है इन लोगों का? क्या कुछ ये लोग सोचते हैं परेशानी कहां पर है? इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन जवाब सिर्फ पीएम साहब अपनी रैली में जाकर देते हैं, अमित शाह जी रैली में जाकर देते हैं, चुनाव की सभाओं में देते हैं, लेकिन उसी दिल्ली में शाहीन बाग में ये लोग नहीं जा सके। और आज भी 2 महीने के बाद पहल नहीं हुई है बीजेपी की तरफ से। नहीं पाया क्योंकि मेरा रास्ता आप लोगों से कट गया था मेरा जी। मुझे जहां तक की बात समझ में आ रही जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, अबू हुरैरा भाई, मानिए गृह मंत्री जी ने कहा कि अगर आपको मिलना है तो 3 दिन के अंदर हम आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे। 3 दिन के अंदर बैठ के डेलीगेशन मिल सकता था, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा। मिलने के लिए जब लोग शाहीन बाग से निकले तो उन्हें रोक दिया गया। और दूसरी बात आपने देखा, मिलने के लिए जब लोग निकले तो उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। चुनाव से पहले उन्होंने मिले थे बाकायदा, उन माओ व बहनों से डेलीगेशन से बाकायदा मिले थे। हमारे तो सब मिल ही रहे, हम तो ऑफर आपको दे रहे हैं मिलने का, बात करने का। ये कहाँ पे आ गया शब्द कि हम मिलने की बात नहीं करते हैं आपसे? नहीं, मिलने के लिए जब लोग शाहीन बाग से निकले तो उन्हें रोक दिया गया। कमर अली साहब ने शायद आपने ये नहीं देखा कि लोग जब शाहीन बाग से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है। चाट रहे हैं मेरे भाई, काहे गुमराह कर रहे हैं कौम को आप? 7% लोग तलवे चाटना छोड़िए, 18% मुझे लग रहा है कमर अली साहब शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। छोड़ दीजिए, आज पहले दिन की बात, तलवे चाटने का निजाम आप बातचीत कम से कम शुरुआत हुई शाहीन बाग में। अब
कल फिर बातचीत का दौर शुरू होगा, दूसरे मरहले की बातचीत होगी और देखना ये बहुत अहम होगा, क्या वाकई में बात से बात बनेगी, मसले का कोई हल निकलेगा, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब, खालिद अनवर साहब, सुमैया राणा जी, कमर अली साहब, सत्यम पांडे और तहसीन पूनावाला जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।